तो जो एजुकेशन क्वालिटी होती है उसमें कितना अंतर पड़ता है? खास अंतर नहीं है। मैंने कोंडागांव में काम किया, मतलब बस्तर जैसे सुदूर अंचल में, फिर मैंने नगरी में भी काम किया है क्योंकि मैं टी संवर्ग से जुड़ा रहा। एक स्टैंडर्ड होता है अलग अलग एरिया का, कहीं ना कहीं उससे चलते मात खा जा रहे हैं बच्चे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आज वही चीज़ जो है थोड़ी सी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स का रुझान है प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेरे को लगता है कई बार पालक भी अब उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि इनका बच्चा यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, हम नहीं भेजेंगे तो हमको गलत समझेंगे, या वहाँ की चकाचौंध को थोड़ा देखते हैं वहाँ पर। ये जो घटनाएं घटती हैं वो कितना मानसिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं पालक को भी और प्रशासनिक तंत्र को भी। 0.001%, माने कुछ 5-10 शिक्षक भी इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो पूरा विभाग बदनाम हो जाता है। एक जगह से दूसरे जगह वनांचल में जाना, आप तो समझ रहे हैं, आप वहाँ काम किए हैं, कितना खतरनाक और कितना सही उनके लिए? मेरे ख्याल से इसमें शासन प्रशासन ने बहुत सावधानी से काम लिया है कि कोई भी ऐसा स्कूल मर्ज ना किया जाए जिससे बच्चों को दूर जाना पड़े और बच्चों को असुविधा हो। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम ज्ञान दर्शन। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास पहलुओं पर जो सीधा सरोकार रखता है आपसे, आम जनता से और पेरेंट्स से। हम लगातार अलग अलग विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं और प्रोफेसर से चर्चा करते हैं, साथ ही साथ जो वाइस चांसलर अलग अलग यूनिवर्सिटी से उनसे हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो वर्तमान शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ में चल रही है वो कितने अप्रोप्रिएट है, कितना बदलाव की संभावना है और क्या कुछ इसमें नया कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है जी। हम बात कर रहे हैं जुगल किशोर अग्रवाल जी की, जो वर्तमान में सचिव हैं छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कौन है जुगल किशोर अग्रवाल जी, कैसा आपका सफ़र शुरू हुआ और अभी तक आपका सफ़र होने के बाद कितना संतुष्ट मानते हैं अपने आप को? नमस्कार आप सभी को। मैंने MA, मेरा जन्म राजनांदगांव में हुआ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 1965 में। मेरी स्कूल एजुकेशन भी राजनांदगांव से संपन्न हुई। उसके पश्चात हमारा परिवार रायपुर आया, तो मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों दुर्गा कॉलेज रायपुर से हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश लिटरेचर से हुआ। तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने अभनपुर कॉलेज में भी सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। मानदेय मिलता था उस समय 40 रुपये प्रतिदिन जी। उसके पश्चात मेरी पोस्टिंग व्याख्याता के रूप में राज्य शासन द्वारा कोंडागांव बस्तर पहली बार वहाँ पर की गई। ये 1891 की बात है? 91 की बात जी। 91 की बात है। बस्तर कोंडागांव जो कि बड़ा सुदूर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ पर मैंने लगभग 16 वर्षों तक काम किया और वहाँ मैंने बच्चों में काफ़ी बस्तर काफ़ी पिछड़ा माना जाता था। पूरा एरिया, वो पूरा क्षेत्र काफ़ी अनाच्छादित और कालांतर में वहाँ पर कई प्रकार के अन्य माओवादी समस्या भी उत्पन्न हुई। लेकिन मैंने पाया कि ये हमारे ज़्यादातर बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, आदिवासी होते थे, इनमें शिक्षा के प्रति ललक थी। इनको सही गाइडेंस की ज़रूरत थी, मार्गदर्शक की ज़रूरत थी। क्योंकि मैंने कम से कम जिस संस्था में मैं था, मैंने पाया कि अधिकांश हमारे शिक्षक समर्पित भी थे इस क्षेत्र में और बच्चों ने काफ़ी विकास किया। और वहाँ रहते हुए मैंने विभिन्न रूपों में, मैं SCRT रायपुर से भी जुड़ा था, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से भी जुड़ा था। तो मैंने विभिन्न क्षेत्रों में उसके SRG स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनता था हमारा अंग्रेजी का भाषाओं का, उसमें भी मैंने कार्य किया और पूरे बस्तर क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ में कार्य किया। परंतु मैंने कोंडागांव में ये पाया, जो हमारे बच्चे आते थे सुदूर अंचलों से भी, दूर दूर से आते थे हमारे स्कूल में, हमारी संस्था में बच्चे अध्ययन करने आते थे। 15-15 किलोमीटर दूर से आते थे उस समय। विषम परिस्थितियों को पार करते हुए, उनका सामना करते हुए आते थे बच्चे और उनमें ज्ञान के प्रति, शिक्षा के प्रति काफ़ी जिज्ञासा थी, ललक थी, मेहनत कश थे, मेहनती थे। और वहाँ पर हम लोगों ने मन लगाकर कार्य किया
ईश्वर साक्षी है, मैंने कभी अपना जो कालखंड होता था पीरियड, कभी 2 मिनट लेट नहीं करना, ऐसा रहा। मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम समय के पाबंद रहा और उसी का प्रतिफल है कि वो बच्चे आज भी जहाँ भी हैं मुझे याद करते हैं। कोंडागांव से फिर मेरा कोंडागांव में रहते रहते मैंने खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में भी कार्य किया लगभग 2 वर्ष, 2002 से 2004 तक। खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हुए मैंने यहाँ तो हायर एजुकेशन देखा, वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन को भी निकट से देखने का अवसर मिला कि कैसे बिहड़ क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक वो 60 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ था। कुछ क्षेत्र तो ऐसा था, मर्दापाल और बयानार बहुत ही घनघोर वनाच्छादित और माओवाद से ग्रस्त क्षेत्र भी हो गया था उस समय। उसमें भी इंस्पेक्शन के लिए, स्कूलों के निरीक्षण के लिए जाना पड़ता था और सब तरफ जो वहाँ 2 साल का जो अनुभव रहा खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। हमारे शिक्षक भी मेहनत करते हैं काफ़ी हद तक और वहाँ बच्चे भी जिज्ञासु थे, जैसे कोंडागांव में थे उसी प्रकार मैंने पाया कि काफ़ी हद तक बच्चों में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा थी। परंतु बच्चों को कभी कभी ये देखने में आता था, जो सीज़न शुरू में आता है जुलाई वगैरह का, तो इस समय बच्चे कुछ इनकी उपस्थिति कम हो जाती है। कुछ ये जो वनोपज के लिए जब उनके पालक जाते हैं तो बड़े बच्चों को घर में छोड़ दिया करते हैं, छोटे बच्चों को देखभाल के लिए। तो इस प्रकार से उनकी उपस्थिति कुछ कम हो जाती है। खेती बाड़ी में भी इस प्रकार से कभी कभी बड़े बच्चे हो जाते हैं हायर सेकेंडरी वगैरह में, तो वो पालकों का साथ देते हैं, तो थोड़ी उपस्थिति कम होती है। परंतु कुल मिलाकर वो गलत रास्ते पे नहीं है, वो अपना कार्य ही करते हैं, घर का कार्य करते हैं। क्या आप शुरू से मान कर चल रहे थे कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, अपना करियर बनाना है? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा रुझान था कि निश्चित रूप शिक्षा और स्वास्थ्य ही दो ऐसा क्षेत्र है जिससे जुड़ करके हम जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। समाज को और देश को और मानवता को बदलने का कार्य भी इसी के माध्यम से होता है। तो इसमें मेरा रुझान तो था। मेडिकल लाइन में जाना संभव नहीं था, मैं गणित का विद्यार्थी रहा हायर सेकेंडरी तक। उसके पश्चात ये MA इसमें हुआ, तो शिक्षा का क्षेत्र सौभाग्य से मुझे मिला जी, और उसमें मैं आज तक कार्यरत हूँ। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं सर, शिक्षा पर। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति अभी चल रही है, अगर हम तुलना करें, चूँकि आपका अनुभव बहुत लंबा रहा है, अलग अलग पदों पर अलग क्षेत्रों में काम किए हैं आप, दूसरे राज्यों से जब हम तुलना करते हैं तो कितना बेहतर है, अभी बेहतर और किया जा सकता है इससे? बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। छत्तीसगढ़ जैसा कि आपको मालूम है अभी हमारा नवयुवक राज्य है। 2002 में इसका नवंबर 2002 में निर्माण हुआ, तो आज लगभग 25 वर्ष का है। 25 वर्ष है। और दूसरे राज्यों से जहाँ तक तुलना करेंगे तो जो इसका प्रशासनिक ढांचा है वो, यदि हम यूपी और बिहार से भी तुलना करें, तो पहले यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पहले तो हमसे बहुत काफ़ी जनसंख्या में भी ज़्यादा है। जहाँ हमारी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है, तो उनकी लगभग 30 करोड़ है। 10वीं 12वीं हमारे यहाँ बच्चे, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो बच्चे अपीयर होते हैं लगभग 6 लाख थे गत वर्ष। वहाँ अभी 50 लाख के लगभग बच्चे हैं। तो प्रशासनिक ढांचे की जहाँ तक बात है, तो 1ली से 8वीं तक के लिए वहाँ एक अलग मिनिस्ट्री है, उसके अधिकारी भी अलग हैं, जो कि उनका बेसिक एजुकेशन कहलाता है। फिर 9वीं से 12वीं में उनका माध्यमिक शिक्षा कहलाता है, उसकी मिनिस्ट्री भी अलग है और उनके अधिकारी भी अलग हैं। और जो फिर कॉलेज का तो अलग ही है। उसी प्रकार बिहार में भी, बिहार है और हमारे दक्षिण के राज्य हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, इन सब में भी 10वीं तक एक जैसा है। फिर 11वीं 12वीं के लिए उनका एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग अधिकारी होते हैं। तो इससे देखभाल में, सुपरविज़न में काफ़ी सुविधा होती होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे यहाँ भी अभी तक के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। जो 1ली से 8वीं तक प्राइमरी एजुकेशन कहलाता है, और इसमें यदि एक अलग डायरेक्टरेट बने, बल्कि मैं कहूँगा कि अलग मिनिस्ट्री बने, तो हमारा छोटा राज्य बहुत तेज़ी से उन्नति कर सकता है। क्योंकि इसमें दोनों 1ली से 8वीं तक और फिर 9वीं से 12वीं तक अलग अलग मिनिस्ट्री और अलग अलग अधिकारी होंगे, तो निश्चित रूप से पकड़ अच्छी बनेगी और जो हम शिक्षा के जरिए जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जी,
बहुत ज़रूरी है भी सर कि अगर जनसंख्या कम है तो उसमें बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि भीड़ से अच्छा होता है कम भीड़। जी जी। प्रशासन तंत्र की और जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका होती है जो योजना बनाई जाती है सरकार के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सही उसको धरातल पर लाने के लिए? अधिकारियों की तो महती भूमिका होती ही है, क्योंकि वही मार्गदर्शक होते हैं। जिस प्रकार से वो चाहेंगे, जैसा उनका विज़न होगा, उसी प्रकार से वो महकमा, वो डिपार्टमेंट काम करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं वो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया सर कि आप और जो लोगों की बातों को सुनते भी हों, ऐसे उच्च अधिकारी जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं और जो अनुभवी हैं और जिनकी इस क्षेत्र में एक ख्याति है, प्रतिष्ठा है, उनकी बातों को यदि वो मान कर चलते हैं, यदि उनकी बातों को सुनते हैं गंभीरतापूर्वक, तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। क्योंकि आप प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में काम किए सर, आपका लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर बात करें दूरांचल और सिटी एरिया की, तो जो एजुकेशन क्वालिटी होती है उसमें कितना अंतर पड़ता है? खास अंतर नहीं है। मैंने कोंडागांव में काम किया, मतलब बस्तर जैसे सुदूर अंचल में, फिर मैंने नगरी में भी काम किया है, क्योंकि मैं टी संवर्ग से जुड़ा रहा। नगरी धमतरी, वो भी वनांचल क्षेत्र है। फिर पोढ़ गरियाबंद का पांडुका के पास जो पोढ़ है, वहाँ कार्य किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में मैंने एक ट्रेनर के रूप में काम किया। तो मैंने पाया बस्तर में भी और नगरी, सभी जगह जहाँ जगह मैंने बात की, वहाँ पर बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, उत्साही हैं और कुछ जीवन में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं। इनसे पूछते थे तो अधिकांश उन लोग को मालूम नहीं रहता था, तो डॉक्टर, इंजीनियर और ज़्यादातर लोग शिक्षक बनना है या पुलिस बनना है, ऐसा कहते थे। और जबकि हमारे पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हज़ारों ऑप्शंस आजकल आ गए, परंतु वो बच्चे ज़्यादातर शिक्षक बनना है या पुलिस बनना है ये बोलते थे। कोई डॉक्टर, इंजीनियर भी बोलते थे। लेकिन उनमें ईमानदारी और आज्ञाकारिता का गुण पाया जाता है निश्चित रूप से, जो कि थोड़ा शहरी क्षेत्रों में जिसका थोड़ा अभाव है, ये बात सही है। जबकि शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पास सुविधाएं हैं, कोचिंग की सुविधा भी है, पुस्तकें भी तत्काल इनको उपलब्ध हो जाती हैं, कोई कमी नहीं रहती। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब की कभी कभी असुविधा हो जाती है, पर उसके बावजूद बच्चों में योग्यता का अभाव नहीं है। कमी है तो अच्छे मार्गदर्शक की, अच्छे गुरुओं की और जागरूक पालकों की। जी, अगर बच्चों के अंदर क्वालिटी है, उसमें वो पोटेंशियल है कि अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, उसके बाद भी सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा? क्या प्रशासनिक तंत्र, शिक्षा वर्ग, या फिर क्या जो एक स्टैंडर्ड होता है अलग अलग एरिया का, कहीं ना कहीं उससे चलते मात खा जा रहे हैं, बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? एक तो अभी विगत आप देखें कोरोना काल में जो हुआ, कोरोना काल का जो 2 साल का काल रहा, कोरोना काल 2 साल, उसने काफ़ी शिक्षा को और हर क्षेत्र को प्रभावित किया और शिक्षा में काफ़ी इसने दुष्प्रभाव डाला है, जिससे आज तक उबरना मुश्किल हो रहा है। उस समय जो लिखने की क्षमता में कमी आई, राइटिंग उसमें, और जो रीडिंग इसमें इफ़िशियंसी में कमी आई, उससे आज तक बच्चे और पालक और शिक्षक सभी जूझ रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कोरोना काल में एक दूसरी अच्छी चीज़ थी कि मोबाइल के जरिए जो बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पे जोर दिया गया ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें। लेकिन आज वही चीज़ जो है थोड़ी सी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। बच्चे इतना ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के यूज टू हो गए, अभ्यस्त हो गए हैं कि आज काफ़ी दुष्प्रभाव डाल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। जिन हाथों में देखो उन हाथों में मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ मोबाइल इज़ ए बॉल ऑफ फायर। और इसमें अच्छी चीज़ तो है ही है, ख़राब चीज़ें भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें देने से हमारा फिजिकल, मेंटल, हर प्रकार का इसमें दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जी, तो इससे भी मतलब पालक और पालकों को चाहिए कि बच्चों पे अपने नज़र रखें और उसको कम से कम समय मोबाइल का उपयोग करने दें। जहाँ उसको शिक्षा के लिए या अन्य चीज़ के लिए ज़रूरत हो उतना उपयोग करने दें, उसके बाद थोड़ा सा इसमें कमी करें। जितना ज़रूरी स्कूल है उतना ज़रूरी मैदान भी, उतना ज़रूरी फ़ोन भी आज के समय में, तीनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जी, हम लगातार देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स का रुझान है प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो
क्या कुछ कमी सरकारी स्कूल में आपको दिख रही है वर्तमान में, जिसको पूरा करना, उसका तत्काल समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है? अगर ऐसा होगा फिर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन एक सीमित मात्रा में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बहुत नुकसान होती है सर। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, जबकि हमारे सरकारी स्कूलों में जो है शिक्षक एक कंपटीशन को फेस करके आते हैं, कई मेरिट बेसिस पे आते हैं। तो जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो बहुत ही कैपेबल और डिग्रीधारी शिक्षक है, योग्य है। जो क्रीम जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षक बनकर कहाँ जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में। जबकि निजी स्कूलों में ऐसी बात नहीं है। वहाँ के बच्चे, वहाँ जो शिक्षक हैं वो उतने योग्यताधारी भी नहीं हैं और मेरिटोरियस भी नहीं हैं। तो मेरे को लगता है कई बार पालक भी अब उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि इनका बच्चा यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, हम नहीं भेजेंगे तो हमको गलत समझेंगे, या वहाँ की चकाचौंध को थोड़ा देखते हैं। वहाँ पर फर्नीचर वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर ज़्यादा अच्छा निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। फर्नीचर है, रंग रोगन है, ड्राइंग पेंटिंग है, ये सब चीज़ों का वहाँ पर वो सब चीज़ें उसको आकर्षक बनाती हैं, इसलिए जाते हैं। लेकिन असल योग्य शिक्षक जो हैं वो सरकारी स्कूलों में है। तो सबको चाहिए, समाज को भी चाहिए, बड़े अच्छे पालकों को और अधिकारी कर्मचारियों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें, तभी लोग दूसरे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। सरकारी स्कूल में शिक्षक योग्य होते हैं, वहाँ सुविधाएं बेहतरीन होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं या फिर जब समाचार में देखते हैं सर कि जो शिक्षक है वो शराब पीकर आ रहे हैं, जो महिला शिक्षिका है उनके साथ शोषण का मामला सामने आ रहा है, तो फिर ये जो घटनाएं घटती हैं वो कितना मानसिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं पालक को भी और प्रशासनिक तंत्र को भी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब देखिए, शिक्षा विभाग जो है सबसे बड़ा विभाग है हमारा। लगभग 2 लाख से अधिक हमारे जो 4 लाख लगभग कर्मचारी हैं, तो उसमें 50% से ज़्यादा शिक्षक हैं। यदि इसमें 0.001% माने कुछ 5-10 शिक्षक भी इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो पूरा विभाग बदनाम हो जाता है। और समाज में इस प्रकार का प्रदूषण फैलता जा रहा है। अभी ये मोबाइल का दुष्प्रभाव, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, चारों तरफ इसका आप देखते हैं व्यापक असर हो रहा है। तो समाज का ही अंग है शिक्षक भी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं, और जैसा संस्कार घर से मिलता है तो उस प्रकार के कृत्य वो करते हैं, निश्चित रूप से अशोभनीय है। और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। जहाँ से भी एक शिकायत आया तो तत्काल कड़ी कार्रवाई नियमानुसार होनी चाहिए, तभी इस पर रोक लगाया जा सकता है। जी, हम किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहे हैं सर, या फिर किसी पार्टी को हम प्रेस भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बात करते हैं सर एक सिद्धांत की, अगर बेहतरी स्कूल मतलब एजुकेशन सिस्टम में अगर हम रिवॉल्यूशन लाना है, जो शिक्षक है उसके अंदर अगर गुणवत्तापूर्ण मतलब उनकी क्वालिटी बढ़ाना है सर, और बच्चों के अंदर जो एक होती है मोरल एजुकेशन उसको भी साथ प्रोवाइड कराना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की पूर्ति बहुत ज़रूरी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम बात इसकी नहीं करें, लेकिन बात करते हैं सर शिक्षकों की आपूर्ति की। हम लगातार देखते आ रहे हैं शिक्षकों की कमी निकल कर सामने आ रही है, इसके सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई में पड़ रही है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप जोड़ तोड़ करके शिक्षक मुहैया करा दीजिए, उसके बाद बच्चे अपने आप से निकाल लेंगे। शिक्षकों की बहुत बड़ा मतलब यहाँ हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ा छत्तीसगढ़ में। ये कितना बड़ी समस्या है अगर एजुकेशन को अपहेल्ड करना है तब। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक और छात्र ही तो वहाँ की आत्मा है। किसी भी शैक्षणिक संस्था की आत्मा है शिक्षक और छात्र। भले ही वहाँ सुविधाएं मत हो, ज़्यादा फर्नीचर मत हो, या बिल्डिंग बहुत ज़्यादा आलीशान ना हो, लेकिन शिक्षक पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा मेरा अब तक के अनुभव से मेरा मानना है। और अच्छे शिक्षक हों। अच्छे शिक्षक मतलब आप तो सरकारी स्कूलों में वो कंपटीशन से और मेरिट से ही आते हैं, तो अच्छे शिक्षक होंगे, परंतु कुछ इंटरव्यू में भी इस प्रकार से उनको मोटिवेट करें तो अच्छा रहेगा, ताकि वो अच्छे शिक्षक और कमिटेड शिक्षक, समर्पित अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति समर्पित हों, ऐसे लोग आएँ। क्योंकि जैसा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि एक साधारण शिक्षक केवल पढ़ा देता है, हो गया भाई, जैसे कि एक अच्छा शिक्षक उन चीज़ों को समझाता है, और एक उत्तम शिक्षक डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये बता रहा मोबाइल क्या है भाई, तो निकाल के बता देगा मोबाइल है, ये माइक है,
ये ऐसा है, ये समझाता है। उदाहरण के लेकिन हाँ, असाधारण शिक्षक वो होता है जो प्रेरित करता है। हम्म, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर इज दैट हु इंस्पायर्स। हम्म, तो हमको यदि ऐसे शिक्षक मिल सकें तो बहुत ही अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और शिक्षकों की संख्या की आपने बात की, तो उसमें जैसे हर किसी का सेटअप बना हुआ है। प्राइमरी स्कूल में इतने शिक्षक, इतने एक हेड मास्टर हो, इतना हो, मिडिल में इतने हो, हाई स्कूल में इतने हो, हायर सेकेंडरी में इतने हो। तो निश्चित रूप से शिक्षकों की संख्या तो पर्याप्त होना बहुत ही आवश्यक है। सुदूर क्षेत्र, दुर्भाग्य की बात है कि कई सुदूर क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में आप शहरों से दूर निकल जाएं तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी हो जाती है जी, जिसकी सरकार और शासन प्रशासन कोशिश करता है, लगातार प्रयास करते रहता है किसी भी तरह शिक्षकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो। जो हाल में भी अभी युक्तिकरण के तहत इन्होंने कोशिश शासन प्रशासन की तरफ से हुई है, किंतु फिर भी मेरे को लगता है शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। जी, आपने युक्तिकरण की बात की सर। कुछ समय पहले जो हमारी टीम है 15 दिन तक सर बस्तर संभाग का दौरे में थे। तो हम लोग अलग अलग ज़िले में, जैसे सुकमा, कोंडागांव, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा, तो हम देख रहे सर, जब जंगल के अंदर हम लोग की टीम पहुंच रही थी तो एक बीच में स्कूल की फैसिलिटी तो है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टीचर भी है, लेकिन एक आग दो है। बच्चे तो बहुत सारे हैं, जैसे तैसे करके बच्चे 25, 30, 40 आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक एक है। तो क्या एक शिक्षक पर्याप्त है? युक्तिकरण करके माध्यम से, जैसे कि वहाँ कम बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह वनांचल में जाना, आप तो समझ रहे हैं, आप वहाँ काम किए हैं, कितना खतरनाक और कितना सही उनके लिए? मेरे ख्याल से इसमें शासन प्रशासन ने बहुत सावधानी से काम लिया है कि कोई भी ऐसा स्कूल मर्ज ना किया जाए जिससे बच्चों को दूर जाना पड़े और बच्चों को असुविधा हो। इस बात का ध्यान इस सब प्रक्रिया में रखा गया है, ऐसा मेरा मानना है। और बच्चों को तो इसीलिए ज़्यादा स्कूल खोले गए थे। प्राइमरी 1 किलोमीटर के अंदर होना, मिडिल 3 किलोमीटर के अंदर होना, ऐसा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग जो है इसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया था। निश्चित रूप से इसका पालन अभी भी किया गया होगा, किया गया है, ऐसा ऐसी मेरी सोच है। और बच्चों को असुविधा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से उनकी शिक्षा बाधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो शिक्षित होंगे तभी समाज शिक्षित होगा और देश आगे बढ़ेगा। जी, कुछ समय पहले सर जो ड्रॉप लेवल था लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते सर प्रशासन ने फैसला किया कि सरकार ने कि जो 8वीं तक है उसको हम बोर्ड फ्री कर देंगे। कुछ समय पहले इसको फिर से रिवर्स किया गया आदेश को, उसके बाद 8वीं को बोर्ड बना दिया गया। तो ये जो बोर्ड बनाना और नहीं बनाना, इसमें रिलैक्सेशन करना कि नहीं करना, ये क्या वाकई में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए, बच्चों को लगातार आगे मोटिवेट करने के कितना योगदान दे सकता है? ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत ये किया गया था, जिसमें ये उनका ये विज़न था, ये सोचना था कि भाई बच्चों पे परीक्षा का बोझ नहीं होना चाहिए, छात्राओं विद्यार्थियों के मन में परीक्षा का बोझ ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, तनाव मुक्त हो बच्चे। इसलिए कम से कम 8वीं तक प्राइमरी एजुकेशन उनकी ऐसी हो कि वो उनको पास होने का भय न सताए, इसलिए ऐसा किया गया। पर कालांतर में देखने का आया इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी बहुत देखने में आ रहा है कि जब बच्चे 9th में पहुंचते हैं तो उनमें जो बेसिक 6वीं में जो आ जाना चाहिए ज्ञान, वो 9वीं में जाने के बाद भी नहीं आ पा रहा है, नहीं रहता है। तो उसका कारण भी ये रहा कि 8वीं तक पास हो ही जाएंगे, इस विश्वास के चलते जो शिक्षा की जो धुरी है, पालक, बालक और शिक्षक, ये तीनों लापरवाह हो गए। बालक तो बाल मनोवृत्ति होती है कि उसको कम से कम पढ़ना है या दबाव नहीं है, तो चिंता मुक्त हो ही गया। पालक भी चिंता मुक्त हो गए और शिक्षक भी थोड़ा, मेरे को कहीं ना कहीं, मैं स्वयं शिक्षक हूँ, परंतु मैंने पाया कि बहुत सारे कई शिक्षक इसमें चिंता मुक्त हो गए। अरे 8वीं तक तो पास करना ही है, इस प्रकार की थोड़ी भावना आ गई, जो कि जिसने कि इस भावना को, कि जो अच्छी भावना थी 8वीं तक सब पास हों, भय मुक्त रहे, उसको उन्होंने हत्या कर दी इस भावना की। तो निश्चित रूप से अब बोर्ड का, पिछले साल भी बोर्ड परीक्षा हुई है और अभी शासन प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया है। तो इसमें जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो खत्म होना चाहिए, यानी पास फेल की जो पुरानी परंपरा थी वो चालू की जानी चाहिए। जी, तो न्यू शिक्षा पॉलिसी एनईपी के तहत, ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो क्या इसको करने के पीछे जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पा रही है, या फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो समय सही है उससे पहले कर देना चाहिए था? कुछ
कमी है, कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में जो शासन का उद्देश्य है वो हमारा पुरानी गरिमा को प्राप्त करना है। जो हमारा भारत कभी जगत गुरु कहलाता था, ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और हमारे जो पुराने महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, जैसे पतंजलि है, पाणिनि है, चाणक्य है, रसायनज्ञ हुए, वराहमिहिर है, बाणभट्ट है, इन सब को पढ़ाया जाए ताकि नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त करे। नागार्जुन, ऐसे इन लोगों को पढ़ाया जाए ताकि नई पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर के फिर से भारत को पुराना गौरव दिला सके जी। और इसमें जहाँ तक 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में एक बात कही गई है कि बच्चों को एक से ज़्यादा अवसर प्रदान किया जाए। तो मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि मैंने 5-5.5 साल यहाँ काम किया माध्यमिक शिक्षा मंडल में उप सचिव एकेडमिक के रूप में। तो हमने लास्ट ईयर से ये यहाँ पर इसको लागू भी कर दिया अपने छत्तीसगढ़ राज्य में, और देश में मेरे ख्याल से पहले कुछ राज्यों में होगा जहाँ पर कि ये प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसमें हम मेन एग्ज़ाम के बाद सेकंड मेन एग्ज़ाम ले रहे हैं पिछले साल से। इस साल भी अभी चल रही है। तो सेकंड मेन एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा शामिल हो सकता है इसमें, जो पहले में पास हुआ हो या फेल हुआ हो, जो भी, इससे कोई वो नहीं है, कोई बच्चा इसमें सम्मिलित हो सकता है। और जो अंक इसमें, जो अंक दोनों परीक्षा में से जो अंक बेहतर होगा, जो अंक ज़्यादा होगा, उसको लेकर के रिजल्ट बनाया जाता है जी। एक तो ये हुआ जिससे बच्चे थोड़ा सा भयमुक्त होंगे, और NEP की जो भावना है इसमें स्किल एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है। आपको मालूम है हमारी संख्या तो इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, परंतु जॉब्स बहुत कम है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है साथ ही साथ। निश्चित रूप से शासन इसमें स्कूल एजुकेशन, जो स्किल एजुकेशन उसको प्रमोट करने के प्रयास किया जा रहा है के माध्यम से। सर, छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट, मतलब लागू करने की बात भी चल रही है, ताकि जो बच्चे हैं 5वीं या फिर 8वीं तक के छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने बुक को पढ़ सके। ये कितना ज़रूरी है अगर स्कूल शिक्षा को बेहतर करना है, क्योंकि अपने भाषा में पढ़ने तो ज़्यादा समझ में आता है, ऐसा कहना है। निश्चित रूप से जितने शिक्षाविद हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई मदर टंग में पढ़ाई हो, प्राइमरी एजुकेशन कम से कम मदर टंग में हो तो अच्छा है। तो मातृभाषा में पढ़ाई होती है, और ज़्यादातर हम लोगों का तो हिंदी समझने बूझने वाले सब तरफ हैं, चारों तरफ, पूरे मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में। तो ये सहायक है, और SCERT इसमें भी काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ी में भी उसने शायद कोई वर्क बुक तैयार की है। तो लोकल और भी कई अपनी लोकल लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, स्थानीय बोलियाँ हैं, उसमें भी ये अगर उसमें तैयार किया जाता है टेक्स्ट बुक तो निश्चित रूप से सहायक होगा, कम से कम 5वीं तक जी। उसके बाद तो हिंदी, अंग्रेजी, इन सब का ज्ञान भी अति आवश्यक है। और सुदूर अंचल के पालक भी चाहते हैं कि उनको अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाए शुरू से। हाँ, जो आत्मानंद स्कूल का शुरुआत किया गया है, ये शिक्षा के एक क्षेत्र में बहुत बड़ा इसको क्रांति माना गया है। आपको भी लगता है कि इसका इम्पैक्ट रहा है? इसके विषय में निश्चित रूप से थोड़ा बहुत फ़ायदा तो इसमें छात्रों को हुआ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम जो प्राइवेट स्कूलों में जाते थे, निजी, जैसे आपने पहले बात की थी, निजी स्कूलों में जाते थे, तो वहाँ पर काफ़ी फीस देना पड़ता था इनको, और आत्मानंद स्कूलों में इनको अंग्रेजी शिक्षा जो है काफ़ी मतलब फ्री में, लगभग फ्री में प्राप्त हो रही है। तो बहुत हद तक सहायक रहा ये बच्चों को, पालकों को आकर्षित करने में। और यदि वहाँ पर्याप्त रूप से शिक्षक उपलब्ध हों तो ऐसी संस्थाएं उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। जी, अगर आपसे मैं एक सवाल करूं सर, अपने अनुभव से बताएंगे कितना ज़रूरी है अभी के समय में तत्काल इसको रिवोल्यूशनाइज करना शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर जो सिस्टम अभी चल रही है उसी के हिसाब से चलना, कौन सा बेहतर होगा? नई शिक्षा नीति को अपनाना, साथ साथ तत्काल बदलाव की ओर आगे बढ़ना, या फिर जो अभी चल रही वर्तमान उसी के हिसाब से बहते रहना? नहीं, वैसे भी संसार और विश्व जो है बदलते ही रहता है, बदलाव होते रहना चाहिए। बट आपको मालूम है चेंज इज़ अ स्लो प्रोसेस, चेंज इज़ अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस बोलते हैं। क्रमिक प्रक्रिया है बदलाव। पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, नए नए ब्लैक होल्स बन रहे हैं लगातार। आगे चलते रहना है, बदलाव होते रहना चाहिए। लेकिन अभी जो NEP में कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्किल एजुकेशन पे बहुत जोर है, जो जॉब ओरिएंटेड है, रोजगार परक है, ऐसी चीज़ों पे
जोर दिया गया है और इसको मिडिल स्कूल से इस पे जोर दिया गया है। कंप्यूटर एजुकेशन पे भी जोर दिया गया। आज का आपको मालूम है आज का युग डिजिटल है पूरा, तो उसमें कंप्यूटर एजुकेशन पे भी इसलिए जोर दिया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी ट्रेडिशनल एजुकेशन पारंपरिक के साथ साथ इन नई चीज़ों को इसमें सम्मिलित करें। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। थ्योरी रहेगी जो अपना पढ़ते हैं अभी वो भी ज़रूरी है, उसके साथ स्किल एजुकेशन का समावेश बहुत ही आवश्यक है जो हमारी बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। युवा रोजगार पाएंगे तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, छात्र छात्राएं अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से चूक कर जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे ताकि तीनों का समावेश और सामंजस्य बना रहे और एक साथ अब चल कर आगे बढ़ सके? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले भी से कहा था कि शिक्षा की धुरी है शिक्षक, पालक और बालक। अकेला शिक्षक और बालक नहीं है, पालक का भी समावेश है, बहुत ही आवश्यक है। और पालकों के लिए तो यही संदेश रहेगा कि शहरी क्षेत्रों में पालक काफ़ी जागरूक हैं और ख़ास करके वो पालक जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से भेजते हैं वो तो बहुत जागरूक हैं। वो प्रतिदिन बच्चों क्या होमवर्क मिला देखते भी हैं और करवाते भी हैं। मैंने स्वयं देखा और आजमाया इन चीज़ों को। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी बेचारे मतलब उस बैकग्राउंड किसानी वाले बैकग्राउंड से होते हैं और दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो निश्चित रूप से उतने जागरूक नहीं है। क्योंकि पालक बालक मीटिंग में भी हम बुलाते थे तो उसमें वो बहुत कम पालक सम्मिलित हो पाते थे। कई बार तो घर से भी उनको लाना पड़ता था ससम्मान स्कूलों में। तो पालकों के लिए यही संदेश रहेगा कि वो बच्चों को समझे, बच्चे ही तो उनका भविष्य है, न केवल उनका भविष्य है, उनके परिवार का बल्कि देश का भी भविष्य है, समाज का भविष्य है बच्चे। तो उनकी शिक्षा के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रतिदिन देखें कि वो क्या कर रहे हैं स्कूल में, क्या उनको वर्क मिला, कैसे उनके साथी हैं। आजकल इस चीज़ पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि उन किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसा उनका व्यवहार है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र जरूर रखें अपने बच्चों की। जी, आप एक बात कर हमेशा से जोर देते आए हैं सर कि कर्म ही पूजा है और ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, फिर कार्यक्रम को समापन करेंगे सर। जी, कर्म तो निश्चित रूप से मैंने शुरू से बचपन से भी देखा कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। और निश्चित रूप से अच्छा बोना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। क्योंकि जैसा अब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कभी 2 मिनट लेट नहीं किया अपनी कक्षा में जाने के लिए। मेरे हो सकता है माता पिता का संस्कार हो, अच्छे साथियों का संस्कार हो, अच्छी पुस्तकों का संस्कार हो। और मैंने जब मैं अधिकारी बना, जब भी जहाँ प्राचार्य के रूप में काम किया, जहाँ भी, तो ये संदेश भी अपने साथी नवयुवक साथियों को दिया कि जहाँ आप काम करते हैं, आप इतने बच्चों का भविष्य बनाने में या उनको मार्गदर्शन देने का काम आपको भगवान ने सौंपा है। आप इतने बच्चों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों का ध्यान ऊपर वाला रखेगा। तो इस प्रकार से कर्म आप अच्छा करिए, इसमें तो निश्चित रूप से मेरी अगाध श्रद्धा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसमें और श्रद्धा बढ़ रही है। और ईमानदारी के विषय में कहना है, जहाँ है निश्चित रूप से ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह समाज को और देश को, एक इंसान को भी अंदर से खोखला कर देता है सर। इंसान को भी खोखला करता है, कहीं ना कहीं तो उसको चुभता ही तो होगा यदि आत्मा थोड़ी सी भी जिंदा हो। इसलिए ईमानदारी तो बहुत आवश्यक है। आज की बहुत बड़ी समस्या है समाज की भ्रष्टाचार। तो निश्चित रूप से इसमें कर्म और ईमानदारी पे जोर दिया जाना और बल्कि इस प्रकार सबको प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ खास संदेश बच्चों को, शिक्षकों को, पालकों को? बच्चों के लिए तो ये संदेश है, आप लोग तो कच्चे घड़े के समान हैं। ओनली स्काई इज़ द लिमिट। बच्चों, आप अच्छा और जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। कौन कहता है कि आप IAS नहीं बन सकते, ये नहीं बन सकते। बच्चों के लिए दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो जो बनना चाहो वो बन सकते हो बच्चों, बस मेहनत, धैर्य और लगन की आवश्यकता होगी। जी। पालकों के लिए, पालक अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, पर ज़्यादा पैम्परिंग ना करें, उन पर नज़र रखें सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। यही मेरा संदेश रहेगा बच्चों और पालकों के लिए। आपको बहुत धन्यवाद। बहुत तो आप सुन रहे थे
जुगल किशोर अग्रवाल जी को वो अपना अनुभव बताया, साथ साथ में क्या कुछ मानसिकता होनी चाहिए शिक्षक की, पालक की, और बच्चों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपके अपना जो सवाल है उसका जवाब मिला होगा। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।